हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए हमारे सीएस के प्रोफेशनल पेपर ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंस का नोट्स लेकर आई हूँ, जो कि हमारा चैप्टर है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। तो ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं। मैं आप लोगों को एक एक करके अब यहाँ पर पूरी डिटेल देती हूँ। सबसे पहले हमारा यहाँ पर है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। जो आप लोगों को जितना पोर्शन इसमें पढ़ना है उतना ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को एग्जाम टाइम में रिविजन के लिए ईजी हो। Law of contract is that branch of law which determines the circumstances in which a promise shall be legally binding on the person making it. In simple words, that law of contract ensures that whatever has been agreed upon between the parties, that contract must be executed. Example: A says, I want to sell my watch for rupees 10,000. B says, okay, I will buy your watch for rupees 10,000. The moment B agrees to buy the watch at the quoted price, a contract arises. बोलने का मतलब है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो पार्टी के बीच में होगा। मैंने एक ऑफ़र आपको दिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वहीं हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगली बाइंड हो जाएगा, वहीं पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाएगा। द पार्टीज एंजॉय द फ्रीडम टू चूज टर्म्स एंड कंडीशन एडवांटेजियस टू देयर इंटरेस्ट वाइल एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज़ कॉल्ड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि यहाँ पर हमें टर्म्स एंड कंडीशन को चूज़ करने की परमिशन होती है। एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको अपनी वॉच 10,000 में ऑफ़र की, अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करना है तो आप उसमें नेगोशिएट करो कि आपकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, या आप उससे वारंटी मांगो, कोई बिल मांगो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द म्यूचुअल एसेंट ऑफ टू और मोर पर्सन्स, वन ऑफ देम ऑर्डिनरी मेकिंग एन ऑफर एंड अनदर एक्सेप्टिंग इट। If one of the parties fail to keep the promise, the other is entitled to legal redress. मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट तब होता है, ये हम दोनों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने आपको ऑफ़र किया, आपने उसको एक्सेप्ट किया। अब हम दोनों में से कोई एक पार्टी अगर अपने ऑफ़र को या अपने क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस को नहीं कंप्लीट कर पाता है, तो दूसरे के वो राइट है कि उसके ऊपर वो लीगल एक्शन ले सकता है। As per Merriam-Webster, a contract is a binding agreement between two or more persons or parties. As per Section 2, subsection H of Indian Contract Act, 1872, a contract is an agreement enforceable by law. In other words, we can say that a contract is anything that is an agreement and enforceable by the law of the land. This definition has two major elements: agreement and enforceable by law. As per Section 2, subsection E, the Act defines the term agreement as every promise and every set of promises forming the consideration for each other. The Act in its Section 2, subsection B, defines the term promise as when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. A proposal, when accepted, becomes a promise. In other words, an agreement is an accepted promise, accepted by all the parties involved in the agreement or affected by it. The person, that is parties in step 1, must be in a position to fully understand all the aspects of a proposal. तो ये बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं आप, तो उसको अच्छी तरीके से समझ के एक्सेप्ट करें, अदरवाइज आप ही लोगों के लिए बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। Signifies his assent thereto means that the person in point 1 accepts or agrees with the proposal after having fully understood it. Once the person accepts the proposal, the status of the proposal changes to accepted proposal. Accepted proposal becomes a promise. यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात है, note that the proposal is not a promise. Proposal, मैंने आपको कोई proposal दिया, मैंने कोई वादा नहीं किया। मैंने आपको बोला क्या आप मेरी वॉच खरीदोगे, मैंने आपको अपनी वॉच बेचने का वादा नहीं किया। फॉर द प्रपोजल टू बिकम अ प्रॉमिस इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते तो मैंने वादा किया था कि अपनी घड़ी में आपको बेचूंगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारे दो टाइप के हो गए, एक्सेप्टेड प्रपोजल दैट इज अग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ दैट इज डिफाइंड विद इन द लॉ। अब हमारा पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। The main purpose of a contract is to formalize new relationships and outline various legal obligations each party owes to the other. इसका significance क्या है? Some key points highlighting the significance of contracts are enumerated below. Avoid misunderstanding and legal dispute, that is impact on business.
एक चीज़ का याद रखिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम कन्फ्रंटेड इन एनी बिजनेस ड्यू टू सेवरल रीज़न। मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है ये तो कॉमन सी बात है, हमारे बीच अराइज होती है। टू अवॉइड सच केसेस ड्राफ्टिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसीलिए क्या होता है कि हमारी जो बातें होती है ना, वर्बली बोलने से बेटर है हमें लिख के उसको बताना चाहिए, ताकि दूसरे आदमी के पास भी एक प्रूफ रह सके। नेक्स्ट पॉइंट, एक्ट्स एज अ रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस, दैट इज इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। A written contract acts as a record of the terms and conditions agreed upon between the parties and listed in the agreement. It can be used for future reference. The tenure of the contract is also highlighted in the agreement. तो अब यहाँ पे रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये हमारे लिए एक तरह का रिकॉर्ड भी होता है, जिसमें हमारा फ़ायदा क्या होता है। मान लीजिए आज मैंने आपको अपनी वॉच 10,000 में ऑफ़र कर दी, आपने उसको एक्सेप्ट कर ली। अब हमारे बीच कोई रिटन बात नहीं हुई थी, सडनली क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि नहीं नहीं मैंने तो 10,000 में तुमको 15 में ऑफ़र किया था, अब तुम अपनी बात से मुकर रही हो। अगर आपके पास रिटर्न होता तो आप एविडेंस दिखा सकते थे ना कि नहीं भाई आपने 10 में ही ऑफ़र की है, ये देख लीजिए आपका रिटर्न में लिखा हुआ है। इसलिए रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक तरह का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट आया एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। द कॉन्ट्रैक्ट कैन एक्ट एज लीगल एविडेंस इफ अ पार्टी फाइल्स अ केस अगेंस्ट द अदर इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया था, अब बीच में मैं उसको क्या है छोड़ दे रही हूँ या किसी वजह से नहीं उसको फुलफिल कर रही हूँ, तो आपके पास एक एविडेंस होगा मेरे ऊपर केस फाइल करने के लिए कि मैंने इस चीज़ में अग्री किया था और अब उसको मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, तो आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं मुझसे। इंक्रीजेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कॉन्ट्रैक्ट्स आर एसेंशियली बाइंडिंग अग्रीमेंट दैट स्टेट द ऑब्लिगेशंस ऑफ ईच पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, दैट वन साइड विल डिलीवर गुड्स एंड सर्विस फॉर अ सर्टेन कंसिडरेशन बाय द अदर साइड। मतलब एक तरफ से सामान दो, दूसरी तरफ से पैसे लो, ठीक है। Proof of detail, impact on business. The prime purpose of creating a contract is related to the recording of details which both parties have agreed with mutual consent. तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ डिटेल जो भी है कि हमारा टेन्योर क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट का, टाइम लिमिट क्या है, जो भी डिटेल है हम दोनों ने उस पर अग्री किया है, तो कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं बोल सकता। Provide security, impact on business. A contract plays a pivotal role in making the parties secure as it clearly specifies the tenure of the contract and set of responsibilities. Example, an employer is lawfully responsible to pay the committed salary on time and the employee is responsible to perform his duties as designated. यहाँ पर क्या हो गया, सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर कि अगर मैं आपको पैसे दे रही हूँ तो आपसे वो एफर्ट भी मैं बदले में ले रही हूँ, राइट। अब जैसे अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया, तो आप लोग अगर इंस्टीट्यूट को पैसे दे रहे हैं तो इंस्टीट्यूट इन रिटर्न आपको स्टडी मटेरियल दे रहा है कि आप उसमें अच्छे से पढ़ सके, जितने भी सप्लीमेंट्स है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी ट्यूशन क्लासेस आप लोग ज्वाइन करते हैं तो टीचर को आप लोग पैसे देते हैं, तो टीचर इन रिटर्न आपको क्या वीडियो देता है, वो अपने गाइडेंस आपको देता है ताकि आपको हेल्प मिल सके, जिससे आप अपने एग्जाम को पास कर सके, करेक्ट। तो यहाँ पर हम दोनों को सिक्योरिटी मिल रही है। Provides confidentiality. Most commercial contracts include an NDA, that is non-disclosure agreement clause, which protects confidential information and prevents parties from disclosing confidential information to outsiders. बहुत सारे अग्रीमेंट जो होते हैं उसमें हमें टर्म्स एंड कंडीशन में आप नोटिस कीजिएगा कि हम दे देते हैं कि हमारी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो हम नहीं चाहते कि हम किसी और को वो बताएं। ऑब्वियस ही बात है, मार्केट में रहने के लिए मुझे कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना, तो अगर सब कुछ ही मैं डिस्क्लोज़ कर दूंगी तो फिर मेरे में और बाकियों में फ़र्क क्या रहेगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी कॉन्फिडेंशियल होती है जिसको हम डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। प्रिवेंट्स कन्फ्लिक्ट एंड मिनिमाइजेज रिस्क. कॉन्ट्रैक्ट डिटेल डाउन each party's responsibility. This leads to clarity between the parties. Next है record of commitment. Record of commitment के लिए contract represent the relationship one party enters with the other. Each party has certain responsibilities and enjoys certain right towards the other. A contract is a visual record of this relationship. Example, a contract may limit one's liability and save his or her personal property from being liquidated to pay off the debt in case of dissolution of business. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बिजनेस और कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट. कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स आर डॉक्यूमेंट दैट कवर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीगल एंड कमर्शियल फैक्टर. कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन and regulate business relationship. A commercial contract is a legally binding agreement between two or more parties. Commercial contracts are most often written documents.
Commercial contracts are primarily governed by the Indian Contract Act 1872 and the Specific Relief Act 1963. The Indian Contract Act 1872 lays down the foundational principles and grounds which are necessary to claim damages and indemnity from a defaulting party in case of breach or violation of any provisions or obligations under the contract. On the other hand, the SRA, that is Specific Relief Act, provide for remedies to person whose contractual rights have been violated, such as the recovery of possession of the property, specific performance of the contract, rescission of contract, rectification of instrument etc. तो यहाँ पर ये दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस है. सबसे पहले कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला गया? कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हम लोगों का एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम लोग के लीगल और कमर्शियल फैक्टर का कॉम्बिनेशन होता है. ये जनरली हम लोग के बिजनेस रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, इसीलिए इसका नाम कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है. ऑब्वियस ही बात है, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में होगा और ये हमेशा रिटर्न होगा. इसको गवर्न करने के लिए दो एक्ट होते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है वो हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि ये हमारा जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये हमारे जो डैमेज होते हैं हम उसको क्लेम करते हैं. डैमेज किसके बीच में? आपके मेरे बीच के अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब उसमें आप वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपसे क्लेम के लिए डैमेज, जो मेरा डैमेज क्लेम है वो उसके लिए मैं आपको कोर्ट में आपके अगेंस्ट केस में फाइल कर सकती हूँ, ठीक है. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम SRA जो कि हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, अगर उसको देखते हैं तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर जो होता है उस पर ये डील करता है. नेक्स्ट हमारा है नेगोशिएशन ऑफ बेस्ट कमर्शियल एंड ऑपरेशनल टर्म्स विद वेंडर. द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन नेगोशिएशन ऑफ बेस्ट कमर्शियल एंड ऑपरेशनल टर्म्स एंड विद वेंडर इंक्लूड प्रिपेयर अ प्लान. It is always beneficial to prepare a plan before starting the negotiation process. Finalize the communication system. Next, offer competitive prices. Proper research should be done before finalizing the prices of products or services. Next, respect the experience of the other party and help them. Be open for the competition. देखिए, जब कभी भी कोई भी हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन मतलब बनाते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट का, सबसे पहले क्या होता है, हमको कैसे प्लान बनाना है. तो प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होगा, क्या मैं फ़ोन पे बात करूँगी, क्या ईमेल में बात करूँगी, उसका एक मोड जो होता है. आई मीन टू से अगर कोई पार्टी दूर रहती है तो मैं रेगुलर तो उससे मिलने नहीं जा सकती ना, तो मेरा ऑनलाइन मोड हो जाएगा. अगर कोई पार्टी मेरी नियर बाय है तो वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक मैं उसे विजिट करूँगी, राइट. तो ये मेरा कम्युनिकेशन का सिस्टम है. नेक्स्ट हमारा कॉम्पिटिटिव प्राइस को मैं ऑफ़र कर रही हूँ. हो सकता है आप किसी पार्टी के पास जाओ, वो आपको 10 रुपये में सामान ऑफ़र करे, मैं आपको 9.5 रुपये में कर रही हूँ, तो वो कॉम्पिटिटिव प्राइस हो गया हमारा. नेक्स्ट है हमारा जो एक्सपीरियंस होता है दूसरी पार्टी के साथ, उसको हमको उस एक्सपीरियंस के हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए और दूसरी पार्टी को हमें हेल्प करना चाहिए. सपोज़ कीजिए मैंने आपसे पहले किसी और पार्टी के साथ कुछ डील किया जिसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, तो अब उस एक्सपीरियंस को मैं आपको बताऊंगी कि देखिए मैंने इनके साथ काम किया था, मेरा ये इनके साथ रिव्यू रहा था, मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ है इनके साथ, तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी मेरा रिलेशन वैसा बने, ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आपको हमेशा ओपन रहना. ओपन रहने का मतलब है कि जो बात करो खुल के बात करो, अपने मन में कोई चीज़ें मत रखो, उससे क्या कॉन्ट्रैक्ट में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी. नेक्स्ट है डिफरेंट एस्पेक्ट में बी एक्सप्लोर. डिफरेंट एस्पेक्ट का मतलब हो गया तरीका. हमारे क्या है, हर बिजनेस का जो होता है डिफरेंट तरीका होता है. हो सकता है आपका प्राइसिंग मैनर जो हो, प्राइसिंग सिस्टम जो हो वो अच्छा हो, दूसरी पार्टी का डिलीवरी सिस्टम अच्छा हो, किसी और पार्टी का नेगोशिएशन अच्छा हो, राइट. अब डिपॉजिट पे क्या होगा यहाँ पे कि हमें जब कॉन्ट्रैक्ट हम बना रहे हैं आपके मेरे बीच में, अगर मैंने डील की है तो कुछ सर्टन अमाउंट जो होता है ना कि 10% 20% कुछ हम क्या है डिपॉजिट करते हैं. विन विन सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जब हम नेगोशिएशन ट्राई करते हैं तो नेगोशिएशन करते हैं बेसिकली, तो हमें दोनों पार्टी में वो डील पक्की हो जाए, हमें इस तरीके से बात करनी चाहिए, उसी में हमारा विन विन सोल्यूशन निकलेगा. नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट.
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंट ऑफ द पार्टी, लॉफुल कंसिडरेशन, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्री कंसेंट। बेसिकली मैं यहाँ पर आप लोगों को एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का ये जो चार्ट है ना, ये पूरा चार्ट ही दिखाती हूँ। एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब हो गया कि आज मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि मैं चांद को तोड़ के आपको ला के दे दूँगी, ये ज़िंदगी में कभी हो नहीं सकता। फ्री कंसेंट, लीगल फॉर्मेलिटीज़, पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज कॉम्पिटेंट का मतलब हो गया यहाँ पर कि आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सको। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वैलिड अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। तो ये जो पूरे पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा गुड कॉन्ट्रैक्ट। A good contract is understandable and unambiguous. Contracts that clearly state their terms and conditions are preferred over contracts that are vague. बोलने का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को क्लियर बता देते हैं, खुल के सब कुछ बता देते हैं, उनको वेग माना जाता है। वेग का मतलब उनको जेन्युइन माना जाता है। आज मैंने आपको बोला कि मैं ये काम आपके लिए करूँगी, उसके लिए बदले में आपको मेरे को ये चीज़ देनी पड़ेगी, तो मैं क्लियर आपको बोल रही हूँ ना कि मैं ये काम आपका इसी कंडीशन पे करूँगी। कॉन्ट्रैक्ट्स आर बाय नेचर कोलैबोरेटिव एंड रिलेशनल। ए कॉन्ट्रैक्ट विथ कॉन्वुलेटेड लैंग्वेज। कॉन्वुलेटेड लैंग्वेज का मतलब होती है एक ऐसी लैंग्वेज जिसको हम समझ ना पाएँ या समझने में दिक्कत हो। एंड imprecise terms is likely to cause a great deal of confusion between the parties. Further, well-drafted contract clearly capture the obligation of the parties. A good contract cuts down the likelihood of a breach. A contract states that the goal or objective that the parties intend to achieve through the transaction, the scope of work to be performed by the contracting parties in case of a specific purpose, the description of specific purpose to be achieved, the consideration agreed to be paid and terms of payment, the indemnities which each party would give the other as applicable, the limit of the liability of each person vis-a-vis the other party or a third party, grounds of termination of the contract. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनरल एंड स्पेशल कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ए जनरल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू द बेसिक कॉन्ट्रेक्चुअल स्टिपुलेशन such as duration of contract, indemnity, penalty clause, etc., which are found in all types of contracts, whereas the special conditions or terms of the contract refer to those stipulations which are specific to the parties or the business being transacted between them. बोलने का मतलब है जनरल टर्म जो होंगे आपके मेरे बीच में या किसी के भी बीच में सेम ही रहेंगे, लेकिन स्पेसिफिक जो होगा, स्पेसिफिक कंडीशन या टर्म आपके और मेरे बीच अलग हो सकती है, किसी और के बीच में अलग हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए कोई डेयरी प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है, और वही कोई दूसरी पार्टी जो है वो फर्नीचर का काम कर रहा है, तो डेयरी प्रोडक्ट के साथ जो मेरा टर्म्स एंड कंडीशन होगा वो फर्नीचर वाले के साथ नहीं हो सकता, तो वो स्पेसिफिक टर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है द जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड बट नॉट लिमिट टू द फॉलोइंग: लीगल स्टेटस ऑफ द पार्टीज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट और स्कोप ऑफ वर्क और सर्विसेज, रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज, कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, फीस एंड टैक्स, पेमेंट मेथड, कमेंसमेंट डेट, rights and obligation of the contractual party, termination of contract, the right of withdrawal from the contract, disclaimer of warranty, indemnification, limitation of liability, confidentiality, force majeure, jurisdiction, dispute resolution, damages. नेक्स्ट आता है हमारा एंटायर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रेसिडेंस इन केस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी क्लॉज। तो यहाँ पे टोटल हमारे 21 पॉइंट्स हैं, जिसका एक एक करके मैं आपको कंडीशन बताती हूँ। सबसे पहला लीगल स्टेटस ऑफ द पार्टी जो है, ये हमें देखना है कि हम दो पार्टी जो एंटर कर रहे हैं हमारा स्टेटस क्या है, कहीं हम लॉफुली उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अब हमें डेफिनेशन जो है उसके ऊपर भी ध्यान देना होता है। डेफिनेशन यहाँ पर हमें बताएगा कि हम क्या क्या चीज़ अपने कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ करें, उसका एक्चुअली में मतलब क्या है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लियर हमारे इंटेंशन को क्लैरिफाई हमें करना पड़ेगा, जो कि गुड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे स्कोप जो है, वर्क का ऑब्जेक्ट जो है, उसको भी क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा।
हमारी वारंटी पीरियड क्या होगी वो देना पड़ेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड मतलब टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितने टाइम का होगा, फीस कितनी होगी, पेमेंट का क्या मेथड होगा, कब से शुरू होकर कब ख़त्म होगा, हमारे अधिकार क्या हैं। उसके बाद अगर मैं टर्मिनेट करती हूँ, बीच में अपने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ती हूँ, तो मेरे ऊपर क्या क्या लीगल एक्शन आप ले सकते हो। अगर अब द राइट ऑफ विड्रॉल, यहाँ पे हमें क्या बताता है, राइट ऑफ विड्रॉल की किस कारण से मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़ सकती हूँ। डिस्क्लेमर ऑफ वारंटी में क्या है कि यहाँ पर हमें सर्टन वारंटीज़ जो है उसको डिस्क्लेम हम लोग कर सकते हैं। इंडेमनिफिकेशन मैंने अभी आपको बताया ही था। लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी में क्या है, लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी में हो गया कि अगर आपने मेरे ऊपर केस फाइल किया है किसी कारण की वजह से, तो मैं अपने आप को बचाव कैसे करती हूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होना चाहिए, जिससे क्या है कि हम एक दूसरे की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी के पास ना बोल सकें। फोर्स मेजोर क्या है, फोर्स मेजोर्स का मतलब होता है ग्रेटर फैक्टर। ये वाला फैक्टर क्या हो गया कि हमारा जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हम जो बनाते हैं, कुछ कभी ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, उसको हम फोर्स मेजोर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि आधे घंटे में मैं आपको आपका सामान डिलीवर कर दूंगी। अचानक से पता चला कि अभी तुरंत ही यहाँ पे कर्फ्यू लग गया और 24 घंटे का वो कर्फ्यू है, तो ये तो मेरे कंट्रोल के बाहर की बात थी ना। तो इस केस में मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा, ये जस्ट मेरा फोर्स मेजोर था। नेक्स्ट हमारा आता है जूरिसडिक्शन। जूरिसडिक्शन के बारे में क्या बताना है, बेसिकली जब कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो किस जूरिसडिक्शन में हमारा कोर्ट हमारा जो मैटर है वो जाएगा, हमें उस जूरिसडिक्शन को भी डिसाइड करना है। एग्जांपल, अगर आप बिलोंग करते हैं मुंबई से, मैं बिलोंग करती हूँ दिल्ली से, तो क्या दिल्ली जूरिसडिक्शन होगी केस के लिए, या मुंबई जूरिसडिक्शन होगी, या कोई और जूरिसडिक्शन होगी, तो वो हमें डिसाइड करनी होती है। हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है कि हमारे बीच में डिस्प्यूट का सुलटारा जो होगा कौन कराएगा, डैमेजेस के लिए हम कितना क्लेम कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा पॉइंट है लास्ट है एंटायर कॉन्ट्रैक्ट जो है, एंटायर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमें बताना है कि इसमें हमारे और क्या क्या अलग से पॉइंट हम इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्पेशल कंडीशन। Few instances of special condition are as follows: subcontracting assignment, additional scope of work, alternative dispute resolution, data deletion और data purging clause। data purging का मतलब होता है रिकवर करना। privilege and immunities, tax exemption, choice of law। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। Documentation and correspondence. All documentation and correspondence to be delivered between the parties pursuant to this agreement shall be in the English language. English हमारी लैंग्वेज होना ज़रूरी है क्योंकि ये आजकल सबको समझ में आती है। Contract documents are the documents which constitute the whole of the agreement. The contract document includes terms and conditions agreed between the parties as well as right and duties of the party. तो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जो हो गए उसमें क्लियर अपने टर्म्स एंड कंडीशन को आपको मेंशन करना है, साथ ही साथ आपके राइट्स एंड ड्यूटी क्या है उसको भी मेंशन करना है। नेक्स्ट ये वाला चार्ट आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट इंक्लूड एडेंडम, स्कोप ऑफ वर्क, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, मैप्स एंड ड्राइंग और स्केड्यूल्स। अब यहाँ पर क्या है आपके Maintenance of contract document. Maintenance of contract document means creating and maintaining accurate records of all communication and correspondence with contracting parties. It may or may not involve monitoring compliance with contract terms and keeping track of any changes or amendment that need to be made. डॉक्यूमेंट इसका मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कभी भी ट्रैक कर सके और हमारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं उसको हम अच्छे से वेरीफाई कर सके इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिंपली मीन्स ऑर्गेनाइज एंड स्टोर अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट in such a manner that it can be made available as and when required by use of minimum effort and with convenience. Types of maintaining contract document. Document management is the process of sourcing, organizing, storing and analyzing document. When it comes to document management, there are two main types of system, manual and electronic. A manual document management system, that is DMS, is controlled by humans.
This could involve a physical filing system. Next है an electronic document management system, EDMS is a system that is controlled by computer. तो आपका डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग ह्यूमंस कंट्रोल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटर कंट्रोल करता है. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्लायंस विथ लॉ. The laws which are generally required to be complied including the following: Indian Contract Act 1872, Indian Stamp Act 1899, Registration Act 1908. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों एप्लीकेबल होगा? क्योंकि आपके मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. स्टैम्प एक्ट क्यों होगा? ताकि हमारा उसमें स्टैम्प लगना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन उन बातों को रजिस्टर कराना जरूरी है. However, in specific case, the following laws inter alia are also required to be complied with. किसी किसी केस में हमें ये भी चीज़ें लेनी पड़ती है. Powers of Attorney Act 1882, Sale of Goods Act 1930, Transfer of Property Act 1882, Arbitration and Conciliation Act 1996 and Specific Relief Act 1973. ऊपर के 3 जो हैं कॉन्ट्रैक्ट ये कंपल्सरी हैं, बाकी वाले जो हैं ये आपके केस के ऊपर डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ट्रैकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट and extend, renew and close. Contract tracking is the process whereby stakeholders in the contract life cycle, particularly in legal or compliance, are able to know where a contract is alive or not without having to investigate across multiple system. मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ट्रैक करना जो है ये हमें बताता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी कंटिन्यू है या ये ख़त्म हो गया है कि क्या है. जैसे सपोज कीजिए क्विक हील का आपने सब्सक्रिप्शन लिया, 1 साल के लिए आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई 1 साल हम यूज़ करेंगे. डेट ख़त्म होने के बाद ये तो आपके ऊपर है ना कि आप उसको वापस से रिन्यू कराओगे कि नहीं कराओगे, राइट. देर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. दीज स्टेजेस स्टार्ट्स फ्रॉम प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट टू परफॉर्मेंस, रिन्यूअल, टर्मिनेशन एंड क्लोजर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. द स्टेजेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी समराइज्ड एज बिलो. देख लीजिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट, negotiation and finalizing the terms and condition of the contract, signing of the contract, storage of the contract, work execution or performance as agreed in the contract, making payment, renew or closure of the contract. कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराना जरूरी है, ये चीज़ आप याद रखिएगा. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है रूल्स फॉर ट्रैकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिन्यूअल, एक्सटेंशन एंड क्लोजर. स्टोरेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. The storage of contract should be in a place where they are kept in safe custody. Arrange for the system of reminder. System should be made in such a manner that ensuring activities notified to the user well in advance in order to take necessary action. मतलब जो रिमाइंडर होता है ना कि आपको ये काम करना है, जैसे अभी देखिए हमारे फ़ोन का रिचार्ज होता है 28 डेज़ का, तो 26 डेज से हमारे पास रिमाइंडर आना चालू हो जाता है कि इस तारीख पे आपका ये ख़त्म हो जाएगा, तो आप अपना टाइमली रिचार्ज कराइएगा, राइट. Classification of document be made for the purpose of taking special care of the contract. नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्म स्टेक होल्डर इन एडवांस. स्टेक होल्डर्स को भी हमको पहले से इन्फॉर्म करना होता है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन प्रोसेसेस, लॉन्ग और शॉर्ट. Many a times the authority of various executive are also derived from their senior authority. Example, the board of directors may authorize company secretary to execute contract on behalf of the company or managing director, right? Next है build and maintain relationship with vendor or client. The following is the inclusive list of action that can prove to be beneficial for building and maintaining good relation with vendors and client. Maintain proper communication, effective communication, individual communication, opinion sharing, do more than expected, be ready for the change and adjust your work processes. नेक्स्ट है आस्क फॉर फीडबैक. यहाँ पर हमारे 7 पॉइंट हैं. सबसे पहला प्रॉपर कम्युनिकेशन को मेंटेन रखना. आपके मेरे बीच की बातचीत चालू रहनी चाहिए, इसमें बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए आपकी मेरी बातचीत रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए. इंडिविजुअल कम्युनिकेशन का 1-on-1 कम्युनिकेशन जो होता है, मैं क्यों किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अपनी बातें आप तक पहुंचाऊं. ओपिनियन शेयरिंग का मतलब हो गया कि आपसे मैं सलाह लूं कि मैं ये काम कर रही हूँ, आपको इसमें ये कैसा लगा, आप इसमें फीडबैक दीजिए अगर कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो. डू मोर देन एक्सपेक्टेड. डू मोर देन एक्सपेक्टेड का मतलब अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप मुझे 100 रुपये दे रहे हो, मैं 100 रुपये का ही काम करूँ, तो नहीं. आप अगर मुझे 100 रुपये दे रहे हो तो मुझे आपको 200 रुपये का काम करके दिखाना है. बी रेडी फॉर द चेंज एंड एडजस्ट योर वर्क प्रोसेस का मतलब नई टेक्नोलॉजीज जो भी आती है हमें उसको अडाप्ट करने के लिए रेडी होना चाहिए.
आस्क फॉर फीडबैक का मतलब यहाँ पे हो गया कि हमेशा हमें फीडबैक लेने के लिए एग्री रहना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने चीज़ों को सुधार सकते हैं, किस तरीके से हम अपने में ग्रोथ या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चार्जेस और पेमेंट ऑफ सर्विस आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंडियन लीगल पर्सपेक्टिव। क्वांटम मेरिट मीन्स समथिंग दैट हैज़ बीन अर्न, मतलब जिसको आपने कमाया है। ए क्वांटम मेरिट क्लेम अराइजेज वेयर वर्क इज डन और सर्विसेज रेंडर्ड बाय वन पार्टी फॉर द अदर। ये कब होगा? जब मैंने आपके लिए कोई काम किया, ठीक है, तब मैं आपसे अब उसका पैसा मांग सकती। जब मैंने काम ही नहीं किया तो पैसा क्यों मांगूँ? द 3 conditions need to be fulfilled before the benefit of this section. These 3 conditions under section 70 of Indian Contract Act 1872 are as follows. लॉफुल होना चाहिए, नॉन ग्रेशियस ट्रांजेक्शन होना चाहिए। नॉन ग्रेशियस ट्रांजेक्शन का मतलब है is that while doing or delivering something the claimant must not be acting gratuitously and enjoyment by the second party। ठीक है, तो यहाँ 3 कंडीशन मेरी हो गई। The fact necessary for exercising this jurisdiction must be proved by the claimant. In case of Matheson versus Smiley 1932, मैं आपको एक यहाँ केस बता रही हूँ जो आप ध्यान दे सकते हैं। A surgeon who intended to charge his fees made an attempt to save life of a person who committed suicide but was not successful in saving him, was held entitled to remuneration for his professional service। बोलने का मतलब हुआ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं किसी पेशेंट का इलाज कर रही हूँ, अब वो पेशेंट अगर नहीं बचता है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, तो मुझे मेरा फीस मिलने का अधिकार है। पेशेंट नहीं बचा, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 73 डील्स विद कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए केस बताती हूँ। An uncommonly known fact is that Section 73 is based on a case law, that is Headley versus Baxendale. The meal of the plaintiff aggrieved came to a standstill due to the delay on part of defendant to send the repaired crankshaft back to the mill. तो यहाँ पर क्या बोला गया कि एक पार्टी है हेडले वर्सेस बैंक्सडेल, यहाँ पर ये केस था। इसमें क्या हो गया कि एक पार्टी जो थी, प्लेंटिफ जो था, उसकी मील जो थी वो रुक गई थी। कारण ये था दूसरी पार्टी ने अब उसका सामान, मील को चालू करने का सामान भेजा नहीं था। इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस अ मील विल नॉट स्टॉप फंक्शनिंग इन एब्सेंस ऑफ वन क्रैंकशाफ्ट। दिस वॉज अ स्पेशल सर्कमस्टांस विच वॉज रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेटेड टू द डिफेंडेंट, हैंस द डिफेंडेंट वॉज हेल्ड नॉट लायबल फॉर द लॉस सफर्ड बाय द प्लेंटिफ। इन जनरल केस में क्या देखा गया कि अगर मैंने सामान नहीं भेजा तो उसकी वजह से आपका नुकसान नहीं हुआ। बोलने का मतलब है कि मान लीजिए मैं आप लोगों को अभी क्लासेस दे रही हूँ, अब मैं बोलूँगी अगर स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास अटेंड नहीं की, इस वजह से मेरी क्लास मैं आज नहीं कर पाई, मेरी क्लास को मुझे रोकना पड़ा, तो उसमें मेरे स्टूडेंट जिम्मेदार नहीं हैं, राइट। मेरी क्लास जो थी अगर कुछ बच्चों ने अटेंड नहीं की तो उसके अलावा भी मेरी क्लासेस चल सकती थी। तो यहाँ पर मेरी क्लास रुकी, जिसमें कुछ बच्चों ने अटेंड नहीं किया, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है इलस्ट्रेशन है। हमारे यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस मैं आपको बता देती हूँ। ए कॉन्ट्रैक्ट टू रिपेयर बीज हाउस इन अ सर्टेन मैनर एंड रिसीव पेमेंट इन एडवांस। A repairs the house but not according to contract. B is entitled to recover from A the cost of making the repairs conform to the contract। मतलब मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपका घर आपके हिसाब से सजा दूंगी, मैंने आपका घर सजा ज़रूर दिया, लेकिन उसमें आपने जैसा मुझे बोला था मैंने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो आप जो है पूरा का पूरा पैसा मुझसे ले लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है सेक्शन 74 कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। इसका इलस्ट्रेशन अगर मैं आपको देती हूँ, ए गिव्स अ recognizance binding him in a penalty of ₹500 to appear in court on a certain day. He forfeits his recognizance. He is liable to pay the whole penalty. बोलने का मतलब हो गया कि ए जो है हामी भरा था कि मैं
कोर्ट में पर्टिकुलर डे पे आऊँगा, अगर नहीं आऊँगा तो मुझसे 500 रुपये की पेनल्टी ले लेना। उस पर्टिकुलर डे पे ए नहीं आया तो वो 500 रुपये की पेनल्टी देने के लिए लायबल है। सबसे पहला मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि इस सेक्शन में होता क्या है। ए स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट मे बी अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनाल्टी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन, ए पर्सन हु एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट डज नॉट नेसेसरली देयर बाय अंडरटेक एनी पब्लिक ड्यूटी or promise to do an act in which the public are interested. When a contract has been broken, if a sum is named in the contract as the amount to be paid in case of such breach, or if the contract contains any other stipulation by way of penalty, the party complaining of the breach is entitled, whether or not actual damage or loss is proved to have been caused thereby, to receive from the party who has broken the contract reasonable compensation not exceeding the amount so named, or एज द केस में बी द पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में हुआ कि आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन दिया था कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपके ऊपर इतना पेनल्टी लगेगा। आपने उस पेनल्टी को एक्सेप्ट किया। अब अगर आपने वो काम मेरे लिए नहीं किया तो मैं लायबल हूँ आपसे सिर्फ और सिर्फ उतनी पेनल्टी लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 75, पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन। A person who rightfully resigns a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract. इसका illustration है, A singer contracts with B, the manager of a theatre, to sing at his theatre for 2 nights in every week during the next 2 months, and B engages to pay her ₹100 for each night performance. On the 6th night, A willfully absents herself from the theatre, and B in consequence resigns the contract. B is entitled to claim compensation for the damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract. यहाँ पर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे साथ, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद बीच में आपने उसको छोड़ा तो मैं लायबल हूँ आपसे कंपेंसेशन के लिए। नेक्स्ट आता है ए decree for specific performance according to section 10 of Specific Relief Act 1963. The specific performance of a contract shall be enforced by the court subject to the provision contained in section 11 subsection 2 relating to contract made by a trustee in excess of his power or in breach of trust. Section 14 relating to contract not specifically enforceable, and section 16 relating to personal bars to relief. Section 12 bars the contract Section 12 bars the contract to grant relief of specific performance of part of contract other than on the grounds mentioned in this section. The grounds are as under. Where a party to a contract is unable to perform the whole of his part of it, but the part which must be left unperformed be only a small proportion to the whole in value and admits of compensation in money, the court may at the suit of either party direct the specific performance of so much of the contract as can be performed and award compensation in money for the deficiency. मतलब हो गया, आज मान लीजिए मैंने आपका पूरा घर बना दिया, उसमें से हो सकता है खिड़की को कलर करना मेरा बच गया और अब क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल कर रहे हो, तो उतने से सिर्फ काम के लिए जो पर्टिकुलर कंपेंसेशन होगा सिर्फ वही देना पड़ेगा, पूरा क्लेम नहीं कर सकते हो। Where a party to a contract is unable to perform the whole of his part of it, and the part which must be left unperformed either forms a considerable part of the whole, though admitting of compensation in money, or does not admit of compensation in money, he is not entitled to obtain a decree for specific performance, but the court may at the suit of the other party direct the party in default to perform specifically so much of his part of the contract as he can perform if the other party in a case falling under clause A pays or has paid the agreed consideration for the whole of the contract reduced by the consideration for the part which must be left unperformed, and in a case falling under clause B pays or has paid the consideration for the whole of the contract without any abatement, and in either case relinquishes all claims to the performance of the remaining part of the contract and all right to compensation either for the deficiency or for the loss or damage sustained by him through the default of the defendant.
Next point, when a part of a contract which taken by itself can and ought to be specifically performed stands on a separate and independent footing from another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed, the court may direct specific performance of the former part. इसका explanation, for the purpose of this section a party to a contract shall be deemed to be unable to perform the whole of its part or it if a portion of its subject matter existing at the date of the contract has ceased to exist at the time of its performance. Clear है? Next हमारा last topic है injunction का. Injunction or stay order in common parlance is a preventive relief under the Specific Relief Act 1963 whereby a court issues a direction to do or not to do a certain act जहाँ हमें काम करने और ना करने के बारे में बताते हैं. The law relating to injunction in civil matter is dealt with under section 36 to 42 of the Specific Relief Act 1963 and order 39 of the Code of Civil Procedure 1908. An injunction is defined as an order of a competent court which forbids the commission of a threatened wrong. हमें क्या है कि मतलब forbid मना किया जाता है कि हमें गलत नहीं करना है. forbids the continuation of a wrong already begun. हमें अगर कोई गलत काम हम करना शुरू कर दिए तो उसको भी हमें मना किया जाता है कि आपने शुरू कर दिया, अब उसको आप स्टॉप करो. और कमांड द रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस को द फॉर्मर कोर्स ऑफ थिंग. और हमें ऑर्डर दिया जाता है कि जो हमारा पहले का काम था उसको हमें सही तरीके से करना है. क्लॉज 1 and 2 deal with preventive relief, whereas clause 3 deals with an injunction called mandatory injunction, which aims at rectifying rather than preventing the defendant misconduct. According to section 36, preventive relief is granted at the discretion of the court by injunction, temporary or perpetual. Preventive relief जो होती है temporary होती है. However, section 39 further provides for the provision relating to mandatory injunction. These injunctions are explained under. Temporary injunction क्या है? Temporary injunctions are such as to continue until a specific time or until the further order of the court, and they may be granted at any stage of a suit and are regulated by the Code of Civil Procedure 1908. टेम्प्ररी इंजंक्शन जो कोर्ट हमें ऑर्डर करता है एक सर्टन टाइम के लिए, कोर्ट के ऑर्डर तक हमें वो काम रोकना पड़ता है. परपेचुअल इंजंक्शन, अ परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री made at the hearing and upon the merits of the suit. The defendant is thereby perpetually enjoined from the assertion of a right or from the commission of an act which would be contrary to the rights of the plaintiff. Perpetual injunction क्या होता है कि हमें सुनवाई तक रुकना पड़ता है. सुनवाई मतलब आपको भी बोलने का अधिकार है, मुझे भी बोलने का अधिकार है. मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होता है? When to prevent the breach of an obligation, it is necessary to compel the performance of certain act which the court is capable of enforcing. The court may in its discretion grant an injunction to prevent the breach complained of and also to compel performance of the requisite act. मैंडेटरी इंजंक्शन में क्या होगा? कोर्ट हमें ऑर्डर दे देगी कि ये काम आप करेंगे ही करेंगे, तो वो आपके पास एक ऑर्डर है कि आप कोर्ट की बात को मान के वो काम कर सकते हैं.